हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू का यह वीडियो वोकेबुलरी आपके सामने प्रस्तुत करेगा हिंदी भाषा के अंदर। हालांकि यह वीडियो मैं अंग्रेजी में भी बनाऊंगा इसके तुरंत बाद, जो इंग्लिश में वीडियोस देखना पसंद करते हैं उनके लिए। इससे पहले मेरे 18 वीडियोस आ चुके हैं वोकेबुलरी के, सबके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिए गए हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो। ये ज़्यादातर वीडियोज आपके द्वारा बहुत पसंद किए गए और इसीलिए ये मैं अगली कड़ी उसमें लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स कवर करूंगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसएससी सीजीएल 2017 इन दो एग्जाम्स को दिमाग में रख के बनाए गए हैं। हालांकि वोकेबुलरी किसी सीमा या किसी रेखा से बनती नहीं है, किसी भी एग्जाम में ये वर्ड्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग। सबसे पहला शब्द है डिस्पोजल। डिस्पोजल डायरेक्टली नहीं आता एग्जाम में। डिस्पोजल के दो मुहावरे हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है समबडी इज एट योर डिस्पोजल। जब कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं आपके डिस्पोजल पर हूं, यानी कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। सो समवन इज अवेलेबल टू हेल्प यू, यानी कि समबडी इज एट योर डिस्पोजल। समवन और समबडी का मतलब एक ही होता है। तो जब कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए रेडी हो, आपके पास हो और अपनी समय की अवेलेबिलिटी आपको दिखाए, तो ही इज एट योर डिस्पोजल। तो एक सेंटेंस भी मैंने यहां पे लिखा है, आई नो देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, सो आई एम एट योर डिस्पोजल। यानी कि मैं जानता हूं कि काफी काम है आपके पास, इसीलिए आई एम एट योर डिस्पोजल। आई एम एट योर डिस्पोजल मतलब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं। अब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष जो आपके डिस्पोजल पर हो, कोई वस्तु भी हो सकती है। अगर कोई वस्तु आपके डिस्पोजल पर है, इसका मतलब आप उसे यूज कर सकते हैं, वो आपके द्वारा यूज किए जाने के लिए अवेलेबल है, रेडी है। जैसे प्लीज हेल्प मी, आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एट माई डिस्पोजल, आई हैव ओनली 1000 रुपीज टू प्रोवाइड फूड टू द होमलेस। कृपया करके मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी। क्यों क्यों मैं मदद मांग रहा हूं? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, संसाधनों की कमी है। आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एट माई डिस्पोजल। या आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी, आई हैव ओनली 1000 रुपीज टू प्रोवाइड फूड टू द होमलेस। यानी वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको खाना देने के लिए मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एट माई डिस्पोजल। तो एट माई डिस्पोजल कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है डिस्पोजल में, कि डिस्पोजल हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी क्रिया की तरह। जरूरी नहीं है डिस्पोजल के आगे हमेशा एट यूअर या एट समबडीज डिस्पोजल लगेगा। डिस्पोजल अपने आप में भी एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट। कोई ऐसा प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट आप जानते हैं, उसमें रेडियोधर्मी जो वेस्ट होता है वो निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, और वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए डिस्पोजल जरूरी है। द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट का जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, आपको उसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा और उसे एक ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वो मानवों को या पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। और डिस्पोजल जो वर्ड है, इसके 3 सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द होते हैं जो बिल्कुल इसके जैसे हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला है डिस्कार्डिंग। आईएनजी का मतलब वर्ब है, वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है। हालांकि कुछ केसेस में हम दूसरी चीजों के आगे भी आईएनजी लगाते हैं, उन पर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्कार्ड करना मतलब उसको यूज ना करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पेन यूज कर रहा हूं और मेरे पेन में स्याही, इंक खत्म हो गई है, तो मैं उसे उसके बाद फेंक दूंगा, यानी डिस्कार्ड कर दूंगा। यानी कि उसका डिस्पोजल जरूरी हो जाएगा, यानी कि मैं उसे गेट रिड हो जाऊंगा, यानी उसको यूज करना बंद कर दूंगा, उससे छुटकारा पा लूंगा। एक वर्ड होता है जेटिसनिंग। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जेटिसनिंग। ये शब्द बना जेट से, इसको मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा। और तीसरा है स्क्रैपिंग। स्क्रैप बोलते हैं कचरे को, कूड़ा, कचरा, करकट। तो स्क्रैपिंग मतलब जब आप किसी चीज को फेंक देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने मूवी का प्लान बनाया आज 8:30 बजे का, तो मेरा दोस्त मुझसे 7 बजे फोन करके पूछता है कि 8:30 बजे पिक्चर है तो चलो चलते हैं। मैं कहता हूं नहीं, मूवी का प्लान स्क्रैप हो गया है, यानी एक तरह से मैंने उसे उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। तो स्क्रैप करना यानी किसी चीज को कैंसिल करना या फिर उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको यूज ना करना। अब मैं आता हूं इस शब्द पे, जेटिसनिंग। अब देखिए, जेटिसन से बना जेटिसनिंग, और जेटिसन मतलब होता है, ये एक वर्ब की तरह काम करता है। तो मैं इसमें अगर आईएनजी लगा दूंगा तो ये बन जाएगा जेटिसनिंग। किसी भी चीज को जब आप फेंकते हैं,
अब मैंने जितने भी शब्द आपको बोले, कूड़ा करकट, इन सबको क्या करते हैं हम, फेंकते हैं। तो इसी से शब्द बना जेटिसनिंग, क्योंकि हम जो जेट होता है, जेट बोलते हैं लड़ाकू विमान को। और वैसे तो जेट एक कमर्शियल प्लेन भी होता है, व्यावसायिक प्लेन भी होता है, विमान भी होता है, लेकिन जनरली जो जेट वर्ड हम यूज करते हैं लड़ाकू विमान के लिए करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। तो लड़ाकू विमान क्या करता है, नीचे बम फेंकता है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, फेंक ही रहा है, यानी थ्रो कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप मतलब गिराना और थ्रो मतलब फेंकना। तो क्या फेंक रहा है वो, बम फेंक रहा है या मिसाइल फेंक रहा है। कहां से, एयरक्राफ्ट से। एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान। तो जेट से बना जेटिसन, यानी कि कुछ फेंकना। जैसे मैंने एक सेंटेंस भी दिया है, द अमेरिकन एयरक्राफ्ट जेटिसन्ड द बॉम्ब्स ऑन नॉर्थ कोरिया। यानी कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट थे, लड़ाकू विमान थे, उन्होंने बॉम्ब्स को नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्या किया, जेटिसन। तो यहां पर आप कॉमन वर्ड भी लिख सकते हैं कि बॉम्ब ड्रॉप किए, तो द अमेरिकन एयरक्राफ्ट ड्रॉप द बॉम्ब्स, लेकिन अच्छा वर्ड है जेटिसन। अब आते हैं एक ऐसे वर्ड पे जिसपे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होती है। अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था डिस्पोजल। तो डिस्पोजल क्या था, somebody is at your disposal, someone is at your disposal, या फिर फेंकने की प्रक्रिया को डिस्पोजल बोलते हैं। लेकिन डिस्पोजेबल क्या होता है, आप एक टिश्यू पेपर यूज करते हैं खाना खाने के बाद, उससे अपने हाथ पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं, और उसके बाद उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। तो क्या वो डिस्पोजल है या डिस्पोजेबल है, अब ध्यान से सुनिए। उसके फेंकने की प्रक्रिया डिस्पोजल है और टिश्यू डिस्पोजेबल है, यानी डिस्पोजेबल एक नाउन है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब इसको देखिए, ये आपको रेलवेज के अंदर इस तरह के गिलास में चाय मिलती है, तो आप इसको पी के और फिर फेंक देंगे, यानी ये डिस्पोजेबल कंटेनर है। आप सिर्फ डिस्पोजेबल भी लिख सकते हैं, वो भी नाउन की तरह काम कर सकता है। लेकिन डिस्पोजेबल कंटेनर, यानी कंटेनर यहां पे नाउन हो गया, और डिस्पोजेबल इसकी विशेषता बता रहा है, किस तरह का गिलास, किस तरह का कंटेनर है, किस तरह का बर्तन है, वो डिस्पोजेबल, यानी यहां डिस्पोजेबल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है। अगर आप बोलते हैं आई एम कैरिंग डिस्पोजेबल्स, मैं डिस्पोजेबल्स कैरी कर रहा हूं, यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और जनरल जो हम डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं उसमें ये एक्सेप्टेबल है, आप इसको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जो यूज एंड थ्रो है, जिसको यूज करने के बाद आप फेंक देते हैं, वो है डिस्पोजेबल। अब देखिए, कूड़ा करकट, मान लीजिए ये एक डस्टबिन है, तो डस्टबिन के लिए, और इसमें आप ये कुछ फेंक रहे हैं, तो डस्टबिन के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप ट्रैश बोल सकते हैं इसे, ट्रैश। तो आप कूड़ा कहां पे फेंकेंगे, ट्रैश में या ट्रैश बिन में। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, फिल्द। अब अगर किसी पर्सन को मैं बोलता हूं कि वो फिल्दी है, यानी वो कैसा पर्सन होगा, फिल्दी पर्सन, यानी कि वो क्या अच्छी भाषा यूज करेगा या गंदी भाषा यूज करेगा, गंदी भाषा यूज करेगा। फिल्दी पर्सन, जिसके दिमाग में गंदगी है, जिसकी जुबान पर गंदगी है, वो फिल्दी पर्सन है। या फिल्दी कोई प्लेस भी हो सकती है। अगर मेरे घर के आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा है, तो लोग कहेंगे व्हाट अ फिल्दी हाउस, कितना गंदा घर है। डर्टी, डर्टी मतलब भी होता है गंदा, मकी मतलब भी होता है गंदा, और मडी, मडी मतलब होता है कीचड़ भरा, यानी गंदा। मड मतलब कीचड़। अब ये जो गंदगी है, क्या ये सिर्फ जरूरी है कि फिजिकल गंदगी हो, मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है, तो वो भी तो गंदगी है। तो यानी कि वो है वल्गर या ऑब्सीन। ऑब्सीन या वल्गर मतलब अश्लीलता। अब डिस्पोजेबल का एक और मीनिंग होता है, जो हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, जैसे डिस्पोजेबल एसेट्स या डिस्पोजेबल इनकम। आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम वो है जो आपको टैक्स काट के मिलती है, जिसे आप खर्च कर सकते हैं, यानी दैट इनकम इज योर डिस्पोजेबल इनकम दैट इज एट योर डिस्पोजल। अब आपको फर्क समझ में आया डिस्पोजल और डिस्पोजेबल में। वो इनकम जो आपके डिस्पोजल पर है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो वो चीज जो उसका ओनर यूज कर सकता है, वो डिस्पोजेबल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द मिडल क्लास इज बिकमिंग रिचर, द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है मिडिल क्लास की, वो बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपको टैक्स काट के मिलती है, जो आप यूज कर सकते हैं। अब आपको एक सेंटेंस दूंगा और इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिस्पोजल और डिस्पोजेबल में क्या फर्क है। मान लीजिए आपकी जो टैक्स काट के तनख्वाह मिलती है, वो है 3,000 रुपये महीना। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव 3,000 रुपीज एट माई डिस्पोजल,
यानी कि मेरे पास 3,000 रुपए हैं। आई हैव 3,000 रुपीज अवेलेबल या आई हैव 3,000 रुपीज रेडी, यानी कि 3,000 रुपीज क्या है, एट यूअर डिस्पोजल। ओके, और या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, माई डिस्पोजेबल इनकम इज 3,000 रुपीज। यहां पर डिस्पोजेबल इनकम की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहां पर आप ये नहीं बोलेंगे माई डिस्पोजल इनकम, नहीं, बात वही है, बस लिखने के दो अलग तरीके हैं। या तो बोलिए एट माई डिस्पोजल या डिस्पोजेबल इनकम। अगला शब्द है मर्की। हम यहां पर बात कर रहे हैं कूड़ा करकट, गंदगी, वेस्ट, ट्रैश, इन चीजों की। तो इसी कड़ी में एक और इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे बोलते हैं मर्की। मर्की मतलब क्या होता है? मर्की मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो साफ साफ दिखाई ना दे। मान लीजिए आपकी जो गाड़ी का शीशा है, आप उसमें से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब सुबह जाते हैं तो सुबह आप अगर अपनी गाड़ी के पास जाएंगे तो आप देखेंगे उसका जो शीशा है उस पर धुंध जमी हुई है, उस पर पानी है। तो क्या वो उस वक्त साफ साफ दिखाई देगा? नहीं, आपको शीशा साफ करना होगा, यानी कि शीशा मर्की है। मर्की मतलब धुंधला, क्लाउडी। क्लाउड मतलब होता है बादल, तो क्लाउडी मतलब धुंधला। और मिस्टी भी बोल सकते हैं, मिस्ट मतलब होता है ओस। ओस की बूंदें जैसे होती हैं शीशे के ऊपर सुबह सुबह। अनक्लियर यानी जो चीज क्लियर नहीं है, क्लियर मतलब साफ नहीं है। फॉगी, फॉग बोलते हैं कोहरे को, तो कोहरा जमा हुआ है, जैसे एक तरह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मर्की को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? ये जो पानी है, क्या ये बहुत साफ है? नहीं। कैसा है ये पानी? मर्की। अब मर्की को हम यूज किस तरह करते हैं? क्या मर्की को हम गंदगी की तरह यूज करते हैं, या मर्की को हम यूज करते हैं कोई ऐसी चीज जो साफ ना हो? मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस में समझ में ही नहीं आ रहा कि मुजरिम कौन है, यानी कि क्लियर नहीं है। कैसा है? क्लाउडी, धुंधला केस है, यानी मर्की है। क्या आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं भारत में जो मर्की रहा हो? तो खैर, नीचे एक सेंटेंस है, पहले से पढ़िए। इन द लेटेस्ट टर्न इन अ मिस्टिफाइंग एंड मर्की केस, 5 टीनेज डिफेंडेंट्स हु हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ रेप वर ऑर्डर्ड बाय ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी केन थॉमसन टू बी रिलीज्ड। यानी कि ये एक ऐसा केस अमेरिका में था, ये रियल हेडलाइन है वैसे एक। तो ये एक ऐसा केस था अमेरिका में जिसमें एक केस था, वो कैसा था? मर्की, यानी कि कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टिफाइंग, मिस्टिफाइंग मतलब एक रहस्यमय, मिस्ट्री होता है रहस्य, तो मिस्ट्री से वर्ड बना मिस्टिफाइंग। जो चीज आपको मिस्ट्री में डाल दे, यानी एक तरह से रहस्य नुमा कर दे, वो मिस्टिफाइंग है। 5 बच्चे जिन पर रेप का चार्ज लगाया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। तो पहले तो उन पर चार्ज लगा, फिर उन्हें छोड़ दिया। तो ये एक मर्की केस था, यानी चीजें उतनी साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी जितना लग रहा था। भारत में भी ऐसे केस हुए हैं, जैसे कोई मर्की केस भारत में, तो ये डॉक्टर थे 2, इनकी बेटी का देहांत हो गया था। अब कहना मुश्किल है कि डॉक्टर ने ही उन्हें मारा या किसी और ने मारा, उनके नौकर ने मारा। आरुषि तलवार हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पर फिल्म भी बनी है। तो ये एक मर्की केस था। और मर्की, जो चीज साफ नहीं होती वो कैसी होती है? तो एक तो होता है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ओपेक यानी कि अपारदर्शी। कई आप झीलें देखेंगे, उनमें आप उनकी सतह नीचे तलहटी देख सकते हैं, यानी कि वो इतना साफ पानी उनमें होता है कि बिल्कुल नीचे का आप उनका जो जमीन है लेक के नीचे, झील के नीचे, वो देख सकते हैं। तो पानी कैसा है वहां पर? ट्रांसपेरेंट। एक होता है ओपेक, ये वाली जो झील है इसमें ये पानी कैसा है? क्या ये साफ पानी है? ये ओपेक है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। तो जिस पानी में से लाइट पास ना हो उसमें कणों का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए लाइट पास नहीं होती, वो ओपेक होता है। और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। जरूरी नहीं है पानी, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस चीज से आप ढक देते हैं। जो शीशा होता है जिसमें आप अपना अक्स देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट या ओपेक? वो ओपेक होता है, क्योंकि एक तरफ से आपने उसे पेंट किया होता है तो लाइट उसमें से पास नहीं हो सकती, इसीलिए वो टकरा कर वापस आ जाती है, जिस वजह से आप अपना अक्स देख पाते हैं। अगला शब्द है अनइनहिबिटेड। सबसे पहले ये शब्द बना कहां से? इनिबिशंस क्या होते हैं? इनिबिशंस बोलते हैं संकोच को। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए उतने कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है और मैं आपको बोलूंगा कि जाइए जाकर स्टेज पर भाषण दीजिए, तो आपके अंदर क्या होंगे? इनहिबिशंस, यानी कि आप अपने आप पर एक अंकुश लगाएंगे, एक रोक लगाएंगे, इनहिबिशंस आपके अंदर है। लेकिन ऐसा पर्सन कौन है जो जिसमें इनहिबिशंस नहीं है? वो है अनइनहिबिटेड, यानी कि बेलगाम।
वो बेलगाम है, उसमें कोई डर नहीं है, कोई अंकुश उसने अपने आप पर नहीं लगाया है। तो रिस्ट्रेन मतलब होता है अंकुश लगाना, ये एक वर्ब है, तो यानी कि वो अनरिस्ट्रेन्ड। जब आप किसी वर्ड के आगे अन लगा देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो अन मतलब उल्टा। तो इनहिबिटेड कौन है? यानी जो रुका हुआ है, इनहिबिशन जिसके अंदर है। और अनइनहिबिटेड कौन है? जो बेलगाम है। अनरिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन मतलब लगाम लगाना, तो अनरिस्ट्रेन्ड ईडी यानी जो हो चुका है, पास्ट, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अनरिप्रेस्ड, अनरिप्रेस मतलब किसी चीज को दबाना, यानी अगेन किसी चीज को कार्य करने से रोकना। तो अनरिप्रेस्ड कौन होगा? बेलगाम। रेकलेस, रेकलेस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। रेकलेस का मतलब होता है जो लापरवाह हो, जिसको परवाह ना हो, वो रेकलेस होता है। बेलगाम, तो बेलगाम दो तरह का व्यक्ति हो सकता है, एक पॉजिटिव सेंस में आप उसे ले सकते हो और एक नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस बोलते हैं मूर्ख आदमी को, तो मूर्ख आदमी भी एक तरह से क्या होता है? बेलगाम। इम्पेटुअस जो बिना सोचे समझे कार्य करे, यानी कि वो अनरिस्ट्रेन्ड है, वो अपने आप पर रोक नहीं लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अनस्क्रिप्टेड एंड अनइनहिबिटेड दे फिल्ड द साइलेंस विद अ चैंट। यानी कि जो ये दो लड़कियां हैं, ये कहीं ऐसी जगह पर गई जहां पे साइलेंस था, सब लोग चुप थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? वहां जाके ये अनस्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड मतलब ये होता है पहले से लिखा ना हो, जो स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, लेखनी या कहानी, तो अनस्क्रिप्टेड मतलब पहले से तैयार ना किया हुआ, और अनइनहिबिटेड मतलब बेलगाम। तो इनकी जो बेलगाम हंसी थी, उसने पूरे साइलेंस को चैंट से भर दिया। तो यानी कि वहां पे इन्होंने बहुत तेज ऐसी एक स्माइल दी जो बिल्कुल बेलगाम थी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई डॉग है, डॉग पर लगाम लगाने के लिए आप क्या करते हैं? उसको आप एक रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी को अंग्रेजी में बोलते हैं रोप, या आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, लीश, LEASH, लीश। लीश मतलब भी होता है लगाम। अब मैं अगर बोलूं आपने अपना कुत्ता मेरे ऊपर अनलीश कर दिया, अन मतलब उल्टा, यानी मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो अनलीश करना यानी किसी चीज को, किसी चीज पर लगा हुआ जो अंकुश था वो हटा देना, तो उसे बोलते हैं अनलीश। अब अगर मैं बोलता हूं उसने मुझे बहुत सारी गालियां दी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ही अनलीश्ड अ सीरीज ऑफ वितुपरेटिव रिमार्क्स ऑन मी, यानी कि उसने बहुत सारी गालियां मेरे ऊपर छोड़ दी, यानी जैसे कुत्ता छोड़ते हैं उसी तरह से उसने मेरे ऊपर गालियां छोड़ दी। तो अनलीश जो है वो भी कई तरह से यूज हो सकता है, और इस सब को बोलते हैं कंटेक्चुअल वोकेबुलरी, यानी कि वोकेबुलरी एक तरह से यूज करो तो उसका अलग मतलब, और दूसरे कंटेक्स्ट में, दूसरी पिक्चर में यूज करो तो उसका अलग मतलब। इसको बोलते हैं कंटेक्चुअल वोकेबुलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मैनिपुलेट। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि कम हो, मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूं? हाँ, मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से चलाना। ये नेगेटिव वर्ड भी है और पॉजिटिव वर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हाथी को चलाता है उसको बोलते हैं महावत, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं महौत। तो जो महावत है वो हाथी को क्या करता है? मैनिपुलेट। तो ये नेगेटिव शब्द नहीं है, क्योंकि हाथी के चालन के लिए ये जरूरी है कि वो उसे मैनिपुलेट करे, वरना हाथी उसे गिरा देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपने हिसाब से चला रहे हो, यानी अनफेयर तरीके से उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो, तो वो उसको भी बोलते हैं मैनिपुलेट। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट दैट ही हैड बीन मैनिपुलेटेड बाय द पीपल ही ट्रस्टेड मोस्ट। कोई लड़की है, उसे लगा कि उसका भाई, उसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है उन लोगों द्वारा जिन पर वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। अगला शब्द है चेरुबिक। चेरुबिक शब्द कहां से बना? चेरुबिक शब्द बना चैरब से। और चैरब कौन था? ईसाई धर्म के अंदर कहते हैं एक गार्डन था जिसे बोलते हैं गार्डन ऑफ ईडन, और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। ये खुद भगवान का अपना गार्डन था, और इसकी रक्षा करता था ये खूबसूरत बच्चा, जिसका जिक्र बाइबल की कहानियों में किया गया है। इसको बोलते थे चैरब। तो चैरब से शब्द बना चेरुबिक। आप अगर किसी बहुत ही मासूम, बहुत ही क्यूट बच्चे को देखते हैं, बहुत इनोसेंट, जो बिल्कुल एक परी जैसा है, जिसका जो स्वभाव है बहुत ही खूबसूरत है, जो चारों तरफ खूबसूरती फैलाता है, खुशियां फैलाता है, ऐसे बच्चे को क्या कहोगे? चेरुबिक। क्यों? क्योंकि वो चैरब जैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सेंटेंस भी है, शी वॉज ऑन द वाइड वरांडा स्विंगिंग द चेरुबिक बॉय इन द हेमक। वो वाइड वरांडा में थी। वरांडा होता है आपके घर का वो एरिया जहां पे आप चल फिर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वरांडा, खुला आंगन। तो वहां पे वो अपने बच्चे को क्या कर रही थी? हैमक पे झूला झुला रही थी। हैमक क्या होता है? हैमक इस तरह का होता है, आप इसे दो पेड़ से या दो चीजों से बांध सकते हैं और बीच में झूला झुला सकते हैं, इसको बोलते हैं हैमक।
तो वो हैमक में वरांडा के अंदर अपने बच्चे को झूला झुला रही थी। कैसा था बच्चा? चेरोबिक था, यानी बहुत ही क्यूट, इनोसेंट, एक एंजल की तरह। एंजल बोलते हैं परी को, परी या कोई भगवान का दूत, उसे एंजल कहा जाता है। ऐसा बच्चा था वो। तो आई होप चेरोबिक अब आप नहीं भूलेंगे। प्रीवेशन। प्रीवेशन मतलब होता है जब आपको कोई चीज नहीं मिलती और वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे अगर खाना नहीं मिलता, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, तो वो प्रीवेशन है। यानी मूलभूत चीजों की कमी को बोलते हैं प्रीवेशन। और प्रीवेशन से ही वर्ड बनता है, अगर आप इसके आगे ड लगा दें, DE, ड, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी, और डेप्रीवेशन से बनता है डिप्राइव्ड। यानी कि मैं कब डिप्राइव्ड फील करूंगा? जब मेरे पास मूलभूत चीजों की कमी होगी। और इसके लिए 3 बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। पहला है इंडिजेंस। इंडिजेंस बोलते हैं गरीब को। गरीब आदमी क्या होता है? इंडिजेंट। और गरीबी होने की प्रक्रिया या अवस्था को बोलते हैं इंडिजेंस। तो गरीब को बोलेंगे इंडिजेंट, और गरीब होने की प्रक्रिया को बोलेंगे इंडिजेंस। और डेस्टिट्यूट कौन होता है? डेस्टिट्यूट मतलब गरीब आदमी जिसके पास साधनों की कमी हो, वो है डेस्टिट्यूट। और डेस्टिट्यूशन मतलब गरीब होने की प्रक्रिया, यानी कि गरीबी एक प्रोसीजर को बता रहे हैं हम, डेस्टिट्यूशन एक फिनोमेना को बता रहे हैं। इंडिजेंस भी एक फिनोमेना है, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? गरीब यानी इंडिजेंट पे। इम्पोवरिश्ड मतलब कुपोषण का शिकार जैसे होता है, मेल नरिश्ड। इम्पोवरिशमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जनरली हम खाने के लिए यूज करते हैं। इम्पोवरिश बच्चा कैसा होता है? जो कुपोषण का शिकार हो, और इसको बोलते हैं मेल नरिशमेंट यानी कुपोषण। भारत के कहते हैं कि 60% बच्चे मेल नरिश्ड हैं। अब 2 शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकती है। एक है इंडिग्नेंट और दूसरा है इंडिजेंस। इंडिजेंस तो बता दिया, गरीबी। इंडिग्नेंट, तो इंडिग और इंडिग तो सेम है, आगे फर्क है। इंडिग्नेंट होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में हो, क्रोध में हो, आग बबूला हो, उसको कहते हैं इंडिग्नेंट। और इंडिजेंस मतलब गरीबी, इंडिजेंट। तो थोड़ा ही फर्क है, यानी होमोनिम्स है एक तरह के, लेकिन दोनों में फर्क है। तो एक सेंटेंस भी यहां पर मैंने बनाया है, इंडिया हैज सफर्ड थ्रू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रिवेशन। आप यहां अगर डेप्रीवेशन भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। प्रिवेशन और डेप्रीवेशन आज की इंग्लिश में, आधुनिक अंग्रेजी में सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं। भारत आर्थिक प्रिवेशन यानी आर्थिक जो कमी है उससे बहुत लंबे समय तक सफर किया है भारत ने। अगला शब्द है इनकोएट। इनकोएट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अभी शुरू ही हो रही है, यानी पूरी तरह से बनी नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है, अभी उसके अवशेष ही हैं, अभी बस शुरू ही हुई है, यानी मैच्योर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं हुई है, यानी आप बोल सकते हैं अपरिपक्व। इसको बोलेंगे इनकोएट, रूडिमेंट्री। तो फॉर एग्जाम्पल, हिज प्लान ऑफ रॉबिंग द बैंक वॉज सेंसलेस एंड इनकोएट। उसने बैंक को लूटने का प्लान बनाया, यानी रॉबरी का प्लान बनाया, डकैती का प्लान बनाया, लेकिन अभी तो वो प्लान बना ही रहा था। तो कोई भी प्लान अपने शुरुआती फेज में कैसा होता है? इनकोएट, यानी इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मतलब जो भी स्टार्ट ही हो रहा है, जो पूरी तरह से बना नहीं है, यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब जो बना हुआ है, नॉट फुल्ली फॉर्म्ड मतलब जो पूरी तरह से बना नहीं है। रूडिमेंट्री बोलते हैं अवशेष को। तो आई होप इनको इट इज क्लियर। अगला शब्द है अमोक। अमोक का मतलब होता है जब आप अपने आप पे काबू ना रख सकें और आपका जो बिहेवियर है वो इस तरह का हो जाए कि आप सब कुछ तबाह करने पर जुट जाएं, सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो जाएं, उसे बोलते हैं अमोक। तो अमोक के लिए 2 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, एक है रैम्पेज और दूसरा है बरसर्क। इनकी यूसेज कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद। पहले अमोक पे देखते हैं। तो अमोक का मतलब जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? अनकंट्रोल्ड। और डिसरप्टिव, डिसरप्टिव मतलब होता है जो बनी बनाई चीज है जब आप उसको तोड़ने पे लग जाते हैं, लेकिन डिसरप्टिव नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसे आजकल अखबारों में आप एक वर्ड सुनेंगे, डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन मतलब क्या है? जब आप जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको तोड़ने पर आमादा हो जाएं, जुझारू हो जाएं। जैसे अभी जियो आया है, जियो का जो इंटरनेट है उसने क्या किया है? जो वोडाफोन और एयरटेल वगैरह का जो बिजनेस है उसको डिसरप्ट कर दिया है, यानी उसमें एक क्रांति ला दी है एक तरह से।
अब जो बाकी कंपनियां हैं वो उनको फोर्स कर दिया है कि वो अपने आप में बदलाव लाएं, तो उनका जो बना बनाया खेल था वो बिगाड़ दिया है। तो जियो का जो इंटरनेट ऑफर है, 4G इंटरनेट ऑफर, वो कैसा है? डिसरप्टिव इनोवेशन है, कुछ नया किया है, डिसरप्ट किया है मार्केट को। तो पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली नेगेटिव ही होता है डिसरप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको अखबार की न्यूज दिखाता हूं। एन एलिफेंट रैन अमॉक इन केरला कॉजिंग ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल मार्केट। यानी कि एक हाथी था, उसने केरल का जो मार्केट है उसमें हर तरफ तबाही मचा दी, यानी कंट्रोल से, आपे से बाहर हो गया। तो आप उसको बोलेंगे द एलिफेंट रैन अमॉक। रन, रैन बना रन से, रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन, यानी रैन अमॉक। टू रन अमॉक, इस तरह से ये यूज करते हैं। टू रन मतलब ये एक वर्ब है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब और साथ में अमॉक। और दो वर्ड और हैं जो इसके लिए याद रखने हैं, रैमपेज और बरसर्क। और इनको कैसे यूज करते हैं? मतलब वही है दोनों का कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जैसे द रिवर हैज गॉन ऑन अ रैमपेज एंड फ्लडेड द कंट्री साइड। यानी कि जो नदी है वो अपने उफान पर चली गई है, यानी द रिवर हैज गॉन ऑन अ रैमपेज। टू गो ऑन अ रैमपेज मतलब आपे से बाहर हो जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना। और रिवर ने क्या कर दिया है? पूरे शहर को फ्लड कर दिया, यानी बाढ़ आ गई है। और दूसरा, ही सडनली वेंट बर्सर्क एंड स्टार्टेड किलिंग पीपल। तो टू गो बर्सर्क मतलब, अब यहां पे गो का पास्ट यूज कर रहा हूं, वेंट, यानी कि वो बर्सर्क हो गया। बर्सर्क हो गया मतलब वो आपे से बाहर हो गया। टू गो बर्सर्क मतलब आपे से बाहर हो जाना, और टू गो ऑन अ रैम्पेज मतलब भी आपे से बाहर हो जाना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही वेंट ऑन अ रैम्पेज एंड स्टार्टेड किलिंग पीपल। तो वो रैम्पेज पर चला गया और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो आई होप ये तीनों वर्ड क्लियर होंगे। पहला है अमॉक, तो अमॉक के आगे क्या लगता है? टू रन अमॉक, टू गो ऑन अ रैम्पेज, टू गो बरसर्क। तीनों का मतलब एक है, और तीनों ना सिर्फ इडियम्स की तरह यूज किए जा सकते हैं बल्कि वोकैब में भी यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है छीनना। कोई चीज जब आप छीनते हैं उसको बोलते हैं स्नैच करना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, चेन स्नेचर। चेन स्नेचर कौन होते हैं? जो चेन खींचने वाले लोग होते हैं, जो मेट्रो वगैरह की ट्रेन में चेन खींच के भाग जाते हैं। तो चेन स्नैचर, स्नैच करना मतलब छीनना। सीज करना यानी अपने कब्जे में ले लेना, यानी एक तरह से छीन लेना। सीज के हालांकि और भी कई मीनिंग होते हैं। सीज ग्रैब कर लेना यानी दबोच लेना, और प्लक कर लेना यानी उखाड़ देना। जैसे आप जो, अगर आपको फूल चाहिए तो आप उसे क्या करेंगे? क्या आप उसे स्नैच करेंगे? नहीं। हाँ, किसी और ने फूल पकड़ रखा है तो उसके हाथ से आप स्नैच करेंगे, लेकिन जमीन से उसे क्या करेंगे? प्लक करेंगे। प्लक मतलब तोड़ना। तो ये सारे शब्द मोर और लेस एक ही तरह के हैं, यानी कोई चीज जब आप किसी दूसरी चीज से जुदा करते हैं उस सेंस में यूज होता है रेस्ट। और एक रेस्ट का मतलब और होता है, और वो किसी चीज का मतलब घुमा फिरा के पेश करना। यानी उसने कहा तो कुछ और, लेकिन आपने जब वो स्टोरी सुनाई तो उसमें कुछ का कुछ बना दिया, यानी जो मीनिंग है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसको भी बोलते हैं रेस्ट करना। तो रेस्ट के लेकिन जो ज्यादा कॉमन यूज है वो ऊपर वाला है, यानी स्नैच, सीज, ग्रैब या प्लक। तो फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम हिज डैड। तो उसके जो डैड थे, उसके जो पिता थे, उन्होंने कंपनी पर कब्जा कर रखा था, तो वो वापस उस पे कंट्रोल चाहता था, यानी वो कंपनी पे कंट्रोल क्या करना चाहता था अपने पिता से? रेस्ट, यानी छीनना चाहता था। इसी तरह जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो अपने पिता शाहजहां से, ये फोटो है शाहजहां का, तो वो अपने पिता शाहजहां से सत्ता को क्या करना चाहता था? रेस्ट करना चाहता था, यानी छीनना चाहता था। अगला शब्द है फ्रिटर, और इसको यूज करते हैं फ्रिटर अवे, यानी फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। फ्रिटर के साथ आपको जनरली अवे लिखा हुआ जरूर मिलेगा। फ्रिटर मतलब होता है कोई चीज वेस्ट करना। अब क्या क्या चीजें हैं जो आप वेस्ट कर सकते हैं? अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जो आप करते ही हैं। मनी वेस्ट कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर सकते हैं। किन चीजों पर? बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीजों पर, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एकदम अनइंपॉर्टेंट चीजों पर, यानी ट्रिवियल चीजों पर। ट्रिवियल मतलब, ये ट्रिवियल वर्ड जो है ये कैसे बना? ट्राई प्लस वाया प्लस एल। ट्राई मतलब तीन, वाया मतलब होता है कहीं से आप जाते हैं, जैसे मैं वाया गुड़गांव जा रहा हूं, वाया दिल्ली, वाया जयपुर। तो ट्राई प्लस वाया प्लस एल, यहां तीन रास्ते मिलते हैं। ट्राई मतलब तीन, वाया मतलब रास्ता। जहां तीन रास्ते मिलते हैं वहां भीड़ बहुत होती है, इसीलिए आप वहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट बात नहीं करेंगे। आप कैसी बात करेंगे? एकदम इनसिग्निफिकेंट, अनइंपॉर्टेंट बात करेंगे, यानी कि ट्रिवियल। तो ट्रिवियल चीजों पर, वो चीजें जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पर कभी भी अपना टाइम, मनी और एनर्जी फ्रिटर अवे नहीं करनी चाहिए। और एक शब्द होता है फेटर। फेटर मतलब लगाम लगाना।
किसी को चेन से बांध देना, तो किसी को आप चेन से क्यों बांधेंगे, बेड़ियों में क्यों बांधेंगे उसके पैरों को, बेड़ियां लगा देना या लगाम लगा देना यानी फेटर कर देना। तो फ्रिटर और फेटर में डिफरेंस है। तो एक सेंटेंस देखिए, ही फ्रिटर्ड अवे ऑल ऑफ हिज इनहेरिटेंस ऑन अल्कोहल, उसने शराब पर अपनी सारी विरासत लुटा दी। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है जो आपको धन अपने माँ बाप, अपने ग्रैंड पेरेंट, किसी भी पूर्वज से मिलता है, यानी आपकी विरासत, इनहेरिटेंस। तो उसने शराब पर क्या किया, उसे सारा उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया, यानी फ्रिटर्ड अवे ऑल ऑफ हिज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वर्ड है पर्स स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, धागा। स्ट्रिंग मतलब धागा। तो आपके पर्स का धागा किसके हाथ में है, यानी कि मनी कंट्रोल कौन कर रहा है आपके परिवार में, डिस्पोजिशन ऑफ मनी किसके हाथ में है। ये शब्द आपको सुना हुआ नहीं लगता, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन वर्ड बना डिस्पोजल से, यानी कि मनी इज एट हुज डिस्पोजल। एट डिस्पोजल मतलब किसके पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए, यानी पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी आपके पर्स स्ट्रिंग्स किसके हाथ में है, आपका जो पर्स है, आपका जो वॉलेट है, उसका धागा किसके हाथ में है। तो यानी कि द राइट और पावर टू मैनेज द डिस्पोजिशन ऑफ मनी। और डिस्पोजिशन का मतलब आप समझ गए होंगे अब। तो इन आवर हाउस, हमारे घर में, ये मेरी मदर हैं जो पर्स स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रखती हैं, यानी कि पैसा कहां कितना खर्च करना है उसका सारा जिम्मा, उसका सारा कंट्रोल मदर के हाथ में है। और पर्स स्ट्रिंग्स के आगे वर्ड यूज करते हैं होल्ड। तो इसमें आपको दो तरह से ये वर्ड यूज आप करोगे, और आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कैसे आपको यूज करना है, ध्यान से सुनिए। पहले होता है होल्ड द पर्स स्ट्रिंग। होल्ड मतलब पर्स का धागा किसके हाथ में है, किसने होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करना मतलब पकड़ना। तो इसका मतलब टू हैव द पावर टू डिटरमाइन हाउ मनी विल बी स्पेंट, यानी कि टू होल्ड द पर्स स्ट्रिंग मतलब वो पावर पास में होना कि मनी कहां कैसे किस चीज पर खर्च करनी है, उसको बोलते हैं टू होल्ड द पर्स स्ट्रिंग्स। और दूसरा लूजन द पर्स स्ट्रिंग। अगर आप अपने पर्स का धागा ढीला छोड़ देते हैं मतलब आप अपना खर्चा बढ़ा देंगे, और टाइट कर देते हैं मतलब आप अपने पर्स का धागा अगर टाइट कर देंगे यानी कि आप पैसा कम खर्चेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, और टाइटन कर देंगे तो डिक्रीज द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा यानी कि व्यय। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस भी लिखा है, द बजट कमेटी इज इन द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स। तो कई बार आरबीआई भी यही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन कम है या ज्यादा, उसी हिसाब से वो पर्स स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कर सकता है। और बजट कमेटी क्या कर रही है, पर्स स्ट्रिंग्स को टाइट कर रही है। तो इस तरह से जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आप न्यूज देखेंगे। समन, समन भेजते हैं या समन्स भेजते हैं, क्या भेजते हैं, समन या समन्स, दो वर्ड होते हैं और दोनों में हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ये लीगल टर्म है, यानी कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे रिलेटेड ये शब्द है। एक होता है समन और एक होता है समन्स। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को बुलावा भेजते हैं, किस तरह का बुलावा, जरूरी नहीं है अच्छा बुलावा हो, कई बार ऐसा बुलावा भी आ जाता है, आपने अगर किसी का मान लीजिए कोई कॉपीराइट चुरा लिया, कोई उसका पेटेंट चुरा लिया, किसी का काम चुरा लिया, तो वो आपको बुलावा भेजेगा। कैसा बुलावा होगा ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको कानून का बुलावा भेजेगा। तो वो आपको क्या भेजेगा, समन्स। लेकिन उसके भेजने की प्रक्रिया को बोलेंगे समन, यानी समन एक वर्ब है और समन्स एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको समन भेजता हूं तो मैं आपको क्या भेजूंगा, कानून की तरफ से आपको एक नोटिस आएगा घर पे, एक नोटिस। नोटिस किस चीज में आएगा, एनवेलप के अंदर आएगा, लिफाफे के अंदर आएगा, तो उस लिफाफे को बोलेंगे समन्स विद एन एस, ऐसा आएगा उसके अंदर। ओके, लिफाफा, कैसा लिफाफा, कानूनी लिफाफा, समन्स। लेकिन मैं भेज क्या रहा हूं, समन भेज रहा हूं। सो आई एम समनिंग यू बाय सेंडिंग समन्स, मैं आपको समन कर रहा हूं समन्स भेजकर। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यानी समन का मतलब होता है ये एक वर्ब है, यानी किसी को बुलावा भेजने की प्रक्रिया, एक्शन, या रिक्वेस्ट करना किसी को उसकी उपस्थिति के लिए, उसको बोलते हैं समन। तो फॉर एग्जाम्पल, द किंग समन्ड हिम बैक टू द पैलेस, राजा था उसने अपने मंत्री को या किसी और व्यक्ति को समन्ड हिम, अब यहां पे समन्ड यानी ईडी वर्ब लगा, यानी समन किया। उसने किस चीज के लिए समन किया, कि वापस महल में आ जाओ। और कंपनी के सीईओ ने क्या किया, समन्ड मी टू हिज ऑफिस, मुझे समन किया कि जल्दी से मैं ऑफिस में आ जाऊं। और समन वो मुझे कैसे करेगा, यानी कि वो मुझे बुलावा कैसे भेजेगा, यानी कि वो मुझे समन्स कैसे भेजेगा। तो वो मुझे समन्स भेजेगा या तो एनवेलप के रूप में, अगर वो मुझे ईमेल भेज रहा है
तो वो भी समन्स है। लेकिन वो कर क्या रहा है? मुझे समन कर रहा है। क्या भेजकर? समन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। समन्स जो है ये एक लिखा हुआ या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप, आजकल तो कैसे भी आप समन्स भेज सकते हैं, ये एक रिट इशूड बाय लॉ और एन ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट। तो जनरली जो समन्स होता है वो कानून प्रक्रिया में यूज होता है और अदालत में भेजने के लिए जो नोटिस आता है उसे समन्स बोलते हैं और इस प्रोसीजर को बोलते हैं समन। अगला शब्द है प्रोफाइलैक्सिस। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब होता है रोकथाम। देखिए दो चीजें होती हैं, बीमारी को या तो आप आने से पहले ही रोक सकते हैं, उसे बोलते हैं रोकथाम। आप बच्चों को जो पोलियो की ड्रॉप पिलाते हो वो कब क्या करने के लिए पिलाते हो? क्या पोलियो बच्चों को हो जाता है उसके बाद उसका उपचार करने के लिए पिलाते हो, या पोलियो आए ही ना इसलिए पिलाते हो? तो हम क्या किस लिए पिलाते हैं? प्रोफाइलैक्सिस के लिए, यानी रोकथाम के लिए। तो क्या बेहतर रहता है, रोग को आने से पहले ही रोक लो या रोग आने दो और फिर उसके बाद उसको ट्रीट करो, यानी उसका क्योर करो, यानी उपचार करो? तो एक कहावत भी है, रोकथाम उपचार से अच्छी होती है, यानी रोग को आने ही मत दो। तो प्रोफाइलैक्सिस मतलब रोकथाम। तो वो स्टेप्स जो आप किसी बीमारी का स्प्रेड, उसको फैलने से बचाने के लिए रोकते हो, उसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो एक कहावत क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम उपचार से अच्छा होता है। तो प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन एक ही बात है। तो दैट्स द वर्ड। अगला है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड मतलब होता है किसी भी चीज की लीडर। जब आप लीडर बन जाते हो, तो जब आप लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, यानी जो सबसे आगे चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठी, तो उन जो जितनी भी आवाजें उठी उनको लीड कौन कर रहा था? ममता बनर्जी। सो आप कहेंगे ममता बनर्जी वॉज स्पीयर हेडिंग द कैंपेन अगेंस्ट नोट बैन। तो डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी या जो आवाजें उठी, उनका जो नेतृत्व था उनको स्पीयर हेड किसने किया? ममता बनर्जी ने। तो स्पीयर हेड करना यानी नेतृत्व करना, लीड करना। अगला शब्द है रनेग। इसका उच्चारण करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको ऐसे बोलते हैं रनेग। अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो इसे ऐसे पढ़ेगा रेनीज, कोई पढ़ेगा रेनेग, लेकिन इसको बोलते हैं रनेग। तो ये है इसका उच्चारण रनेग। रनेग मतलब क्या होता है? अपना वादा तोड़ना, आपने जो प्रॉमिस किया था उस पे पीछे हट जाना। इसके लिए एक आप इसे भी यूज कर सकते हो, सेइंग है टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस। टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस मतलब अपनी कथनी से पीछे हटना, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उससे पीछे हट जाना, तो इसको बोलते हैं रनेग। तो कौन लोग हैं जो ये करते हैं, अपने जो उसे जो प्रॉमिस किया होता है उसे पीछे हटते हैं? जनरली नेता ऐसा करते हैं। तो ये सारे नेता की जमात है इस फोटो में। द पॉलिटिशियंस आर नोन टू ऑफन रनेग ऑन देयर इलेक्शन प्रोमिसेस। तो वो अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को क्या कर देते हैं? रनेग। और वो बाद में ये भी कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ एक जुमला था। अब देखिए दो शब्द हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो रनेग है और एक है रेनेगेड। रेनेगेड कौन होता है? रेनेगेड होता है जो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करता है, अपने ही लोगों से मुंह फेर लेता है, उसको बोलते हैं रेनेगेड। रिबेल यानी जो बगावत कर दे अपने ही लोगों से, उसको बोलते हैं रेनेगेड। अब ये एक पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा वर्ड है। मान लीजिए किसी देश में अगर कोई तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाए, तो वो भी तो रिबेल हो गया, लेकिन वो तानाशाही खत्म करने के लिए उठा रहा है, यानी ये पॉजिटिव सेंस में हो गया। लेकिन अगर कोई गद्दारी कर रहा है अपने लोगों के साथ तो वो नेगेटिव सेंस में हो गया। तो रेनेगेड इज अ न्यूट्रल वर्ड, डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने ही देश को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने सिद्धांतों को धोखा दे, डेजर्ट कर दे उन्हें, या बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा, डेजर्ट करना मतलब किसी को बीच में छोड़ देना, तो उसे बोलते हैं रेनेगेड। और इसके लिए कई सारे शब्द हैं। ट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार। जैसे आपने सुना होगा मीर जाफर या जयचंद, ये भारत के इतिहास में गद्दार माने जाते हैं। डिफेक्टर, डिफेक्टर वर्ड जरूरी नहीं है नेगेटिव वर्ड हो, गद्दार वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है। डिफेक्टर वर्ड ये कैसे भी हो सकता है? डिफेक्टर होता है जो दल बदलू, जो दूसरे दल में जाके मिल जाए। अब दल बदलू तो जनरली नेगेटिव ही होता है, मीडिया में इसको नेगेटिव ही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई खराब पार्टी छोड़ के अच्छी में जा रहा है तो है तो वो भी दल बदलू, लेकिन वो भी डिफेक्टर है। और तीसरा वर्ड होता है टर्न कोट। ये थोड़ा सा एक अलग तरह का शब्द है। टर्न कोट भी वही है जो, जैसे आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, जो अपना कोट उतार के दूसरा पलट ले, यानी अगेन दल बदलू। तो ये तीनों शब्द याद रखने हैं, ट्रेटर, डिफेक्टर और टर्न कोट। अब इस शब्द को पकड़ लीजिए, डिफेक्टर।
तो जैसे इन चुनाव में क्या हुआ, किस व्यक्ति ने दल बदल लिया? अभी चुनाव हुए थे और उसमें पंजाब में जो बीजेपी थी उसको डिफेक्ट करके कांग्रेस में जाके मिल गए नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि अब रिजल्ट आ गए हैं तो अब इनका डिसीजन अच्छा ही माना जाएगा। तो डिफेक्टर मतलब दल बदलू। और एक बात याद रखिए, अगर आप अपने कंट्री को धोखा देते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है ट्रीजन। ट्रीजन मतलब अपने धर्म को, अपने देश को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देना, ट्रीजन। और हमारा इतिहास गवाह रहा है कि जो भी ट्रीजन जिसने किया है तो उसके लिए जो सजाएं दी जाती हैं वो बहुत ही सीवियर दी जाती हैं। ट्रीजन मतलब कंट्री को धोखा देना। अब मैंने आपको कहा था डिफेक्टर मतलब दल बदलू, लेकिन डिफिकेटर एक अलग होता है। डिफिकेटर मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूं डिफिकेशन क्या होता है। जब आप शौचालय जाते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन यानी जब आप टॉयलेट जाते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, जिसे शायद उर्दू में बोलते हैं रफा हजात करने जब जाते हैं आप। अब डिफिकेशन कौन करता है? डिफिकेशन जो करेगा वो होगा डिफिकेटर। डिफेक्टर नहीं होगा, डिफिकेटर होगा। और ओपन डिफिकेशन क्या होता है? खुले में शौचालय जाना। 50% भारत खुले में शौचालय जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। तो ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौचालय जाना। तो अब हमें इंडिया को कैसा करना है? ओपन डिफिकेशन फ्री करना है। तो काम इस पे चल रहा है और 1.6 लाख विलेजेस हैं इंडिया में जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं पिछले 3 सालों में, और 1000 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं। तो ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौचालय जाना, डिफिकेशन यानी शौचालय जाना, डिफिकेटर यानी जो शौचालय जाता है, और डिफेक्टर यानी कि जो दल बदलता है। अगला है डाइकोटमी। डाइकोटमी मतलब होता है जब दो चीजों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है और उसे आप आसानी से दिखा सकते हैं। दो चीजें जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी समझी जाती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमेशा से ही ऐसा माना जाता है कि जो साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है, भगवान से जुड़ी जो भी चीजें हैं और साइंस, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे केस हैं जब उनमें ओवरलैप पॉसिबल था। यानी जरूरी नहीं है कि वो दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? आपने वेन डायग्राम पढ़े होंगे, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, आपस में ये है ओवरलैप, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ये विन डायग्राम है। या फिर विन डायग्राम ऐसा होता है जब ये दोनों सर्कल में आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। तो जब कोई रिश्ता नहीं होता उसे बोलते हैं डाइकोटमी, यानी दो चीजें उनमें जब बिल्कुल ही एक दूसरे के जो विपरीत समझी जाती हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, उनको हमेशा से एक दूसरे के विपरीत समझा जाता रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको बताता हूं, उनका नाम था नील्स बोहर। ये क्वांटम फिजिसिस्ट थे और ये हमेशा अपनी जो प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी, उसमें एक घोड़े की नाल लटका के रखते थे। और लोग इनसे पूछते थे कि आप ये घोड़े की नाल क्यों लगाते हो? तो वो कहते थे ये मेरे लिए गुड लक लेकर आती है। तो ये साइंटिस्ट होके भी इन चीज़ों को मानते थे। इसी तरह से जो हमारे रामानुजम थे, मशहूर मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के जादूगर रामानुजम, तो ये कहते थे, ये पूजा करते थे सुबह उठ के रोज और शाकाहार को मानते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जब सोसाइटी ने दिखाने की कोशिश की है कि उनमें डाइकोटमी है, लेकिन असली में डाइकोटमी जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा से रही है। तो उसी पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, देयर हैज ऑलवेज बीन अ डाइकोटमी बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉर यानी कि जंग। अब हमारी क्या जंग होनी चाहिए लेट्स से पाकिस्तान से? तो उसमें कुछ लोग कहेंगे हाँ होनी चाहिए, तो वो है प्रो वॉर, यानी वो वॉर का सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ है एंटी वॉर। तो ये डाइकोटमी हो गई, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन क्या वॉर इतना सिंपल होता है कि हाँ या ना में जवाब होता है? नहीं, वॉर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि हाँ वॉर कर दो या हाँ वॉर मत करो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन फिर भी इसमें एक डाइकोटमी है। या तो आप प्रो वॉर हो सकते हो या एंटी वॉर हो सकते हो। और जब आप अलग अलग कर देते हो चीजों को तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एक डब्बा है, डब्बे के अंदर 5 हरे रंग के बिस्कुट हैं और 5 लाल रंग के बिस्कुट हैं और सब मिक्स हैं आपस में। तो आप उन्हें अलग अलग कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? सेग्रीगेट कर रहे हो। यानी आप उनको उनमें डिवीजन कर रहे हो, उनमें अलगाव कर रहे हो। तो डिवीजन करना या सेग्रीगेशन करना यानी एक तरह की चीजों को अलग करना। अब क्या क्या चीजों की सेग्रीगेशन हो सकती है? आइडियोलॉजी की हो सकती है। मान लीजिए मैं लेफ्टिस्ट हूं, वो राइटिस्ट है, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? समाज में सेग्रीगेशन कर रहे हैं, या समाज में हम विभाजन कर रहे हैं समाज का। किस बेसिस पे? उनकी विचारधारा के, यानी आइडियोलॉजी के बेस पे। या फिर हम सबको एक साथ भी एकजुट भी कर सकते हैं, यानी हम सबको यूनिफाई कर सकते हैं या यूनाइट कर सकते हैं, यानी एकजुट कर सकते हैं।
और इकट्ठा कर सकते हैं। तो इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट करना या गैदर करना या एक्यूमुलेट करना। लेकिन एक्यूमुलेट वर्ड यूज होता है वस्तुओं के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी सिक्के हैं, कॉइन है, मैं उन सबको क्या कर रहा हूं? एक्यूमुलेट, सबको इकट्ठा कर रहा हूं। गैदर होता है लोगों के लिए। तो फॉर एग्जांपल कल अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे लेट्स गैदर एट 4 AM, यानी 4 बजे हम सब इकट्ठे होंगे उस जगह पर। तो लेट्स गैदर। और एग्रीगेट इज बिल्कुल उल्टा है सेग्रीगेट का। तो सेग्रीगेट और एग्रीगेट क्या हो गए? एंटोनिम हो गए, यानी विपरीत शब्द हो गए। एक समानार्थी शब्द होते हैं और एक विपरीत शब्द होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समानार्थी और भिन्नार्थी। तो भिन्नार्थी हो गया सेग्रीगेशन और एग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी अलग अलग करना, एग्रीगेशन मतलब एक साथ लेके आना। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनो इफेक्ट। ये बहुत सारे आप डोमिनो को इकट्ठे कर दीजिए एक साथ। एक को आप दूसरे पे गिराएंगे तो सारे गिरते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी आपने देखा है कि किसी साइकिल के स्टैंड में बहुत सारी साइकिल खड़ी होती हैं एक साथ? आपको सारी साइकिल गिराने के लिए सारी गिराने की जरूरत नहीं है। आप बस सबसे पहली वाली साइकिल पे धक्का दे दो तो आप देखोगे पहली दूसरे पे गिरेगी, दूसरी तीसरे पे, तीसरी चौथे पे, इस तरह से सारी साइकिल गिरती चली जाएंगी। तो आई होप आपने देखा होगा। हालांकि आजकल साइकिल का जो जमाना है वो खत्म होता जा रहा है। सब आजकल आधुनिक उपकरण यूज करते हैं, आधुनिक जो कम्युनिकेशन के टूल हैं, कन्वेंस हैं, वो यूज करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे जैसे खासकर जो पुराने लोग हैं, हमने तो डोमिनो इफेक्ट देखा ही है। तो डोमिनो इफेक्ट ये तो एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, लेकिन डोमिनो इफेक्ट आप कैसे यूज करते हैं लाइफ में, कैसे यूज करते हैं? डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है चेन रिएक्शन। यानी कि एक चीज से जब दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक इवेंट एक के बाद होता चला जाए पहले वाली की वजह से, तो उसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और इसी का एक और नाम भी है रिपल इफेक्ट। हालांकि रिपल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। रिपल इफेक्ट क्या होता है? मैं एक झील है, झील के अंदर पत्थर मारूंगा तो ये जो तरंगे निकलेंगी यानी वेव्स निकलेंगी। तो ये बीच में मैंने पत्थर यहां पे मारा, लेकिन उसका इफेक्ट फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और जब तक ये लेक खत्म नहीं हो जाता वहां तक पहुंच जाएगा। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द रिपल इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बीइंग फेल्ट फॉर एटलीस्ट 40 years आफ्टर। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसका जो रिपल इफेक्ट है वो आज भी देखा जाता है। उसके जब वो 40 साल तक देखा गया। ये एक इतिहास की लाइन है। ऐसा हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कंट्रीज को ये लग गया अब हमें मिलिट्री हमें मजबूत करनी पड़ेगी। फिर लोगों में एक दूसरे के प्रति रोष बढ़ा, फिर गुट बने, फिर लड़ाई हुई, फिर उसका कुछ और इफेक्ट हुआ, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो अगले 40 साल का इतिहास जो था वो किसका रिपल इफेक्ट था? वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर को आप वो कंकड़, वो पत्थर समझ लीजिए जो आपने लेक में फेंका, और उसकी वजह से जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ? रिपल इफेक्ट, जो अगले 40 साल तक देखा गया। तो एक एक एक्शन, एक इवेंट या एक किसी चीज की वजह से जब बहुत सारे रिजल्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। और डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट होता है एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, और एक ये चेन बन जाती है, उसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और बिल्कुल ऐसा ही है बटरफ्लाई इफेक्ट, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब एक थियरी होती है जिसको बोलते हैं केओस थियरी, उसके अंदर होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक फिल्म भी बनी थी जो बहुत समय पहले मैंने देखी थी, बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट होता है जब कोई छोटी सी चीज की वजह से कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। यानी कि कोई छोटा सा इंसिडेंट पर वो पूरा इतिहास बदल दे, या कुछ कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हो जाए, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब अरब क्रांति हुई, अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, अरब स्प्रिंग क्या था? मोहम्मद बाऊ अजीजी नाम का एक फल बेचने वाला व्यक्ति था, उसने अपने आप को आग लगा ली। तो एक ये, अब आग लगने से पहले की कहानी ये कि पुलिस वालों ने इसे थप्पड़ मारा, इसको इसकी बेइज्जती की, तो इसने आग लगा ली। तो पुलिस वाले के थप्पड़ मारने की वजह से देखिए क्या क्या हो सकता है। इसने बहुत इंसल्टेड फील किया, इसने अपने आप को आग लगा ली, और इसके आग लगाने की वजह से टूनिशिया के अंदर क्रांति आ गई। लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे रूलर हैं वो तानाशाह हैं, वो जनता को जैसे मर्जी दबाते हैं। लोगों में क्रांति, रेवोल्यूशन आ गया, यानी टूनिशिया में क्या हो गया? बटरफ्लाई इफेक्ट। ऐसे ही हिटलर जो था, उसको अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स थी, आर्ट्स का बहुत शौकीन था, पेंटिंग वगैरह का हिटलर बहुत शौकीन था, लिखता भी बहुत अच्छा था, किताबें भी बहुत अच्छी लिखता था। तो जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वहां पर इसे अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन नहीं मिला। हिटलर को डिनाई कर दिया, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसकी वजह से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 की जो फौज थी वो ज्वाइन कर ली, और फिर आगे आप सारी कहानी जानते हैं। तो एक चीज, छोटी सी चीज की वजह से, अगर मान लो हिटलर को वियना कॉलेज ऑफ एडमिशन में, वियना कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, तो हो सकता है वो वर्ल्ड वॉर 1 में ना जाता, हो सकता है वो सैनिक ना बनता या नेता ना बनता, कुछ और बन जाता। तो ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट था। इसी तरह बटरफ्लाई इफेक्ट पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो कोरा नाम की वेबसाइट पे एक मैंने बड़ा अच्छा एक लेख पढ़ा,
ये लिखा है जॉफ्रे विडिसन ने। जॉफ्रे विडिसन ने कहा है कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि एक छोटी सी घटना कैसे बहुत बड़ी चीज कर सकती है। तो ये क्यूबा का एक जो रेफ्यूजी है उनका एक बोट डूब गई थी और उसमें एक लड़का था। तो वो लड़का, उसकी मदर भी वहां पे डूब के पानी में मर गई, लेकिन लड़का सरवाइव कर गया। अब उस लड़के का के जो पापा थे वो क्यूबा में रहते थे और लड़के को क्यूबा में किसी ने गोद ले लिया। तो लड़के को उसके सही पेरेंट्स तक पहुंचाना था, लेकिन ये उतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो एम्बेसडर ऑफिस नहीं था, कोई दूतावास नहीं था और कोई रिश्ते उस तरह के नहीं थे। तो इसीलिए इसकी वजह से लेकिन कानून यही कहता था कि उसको उसके ओरिजिनल पेरेंट्स तक पहुंचाना है। तो उस बच्चे को उसके जो जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया था, बच्चे को जो उसके टेम्परेरी पेरेंट्स थे अमेरिका में, उनसे जबरदस्ती छीन लिया और क्यूबा में उसके पापा को दे दिया। लेकिन ये जबरदस्ती छीनने की जो फोटो वगैरह थी ये सारे अखबार में आ गए और इससे जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वो बहुत बदनाम हो गए। और बहुत बदनाम हो गए तो फ्लोरिडा के अंदर जो उन्हीं की पार्टी के उपराष्ट्रपति जो खड़े हुए थे अल गोर, वो हार गए और उनके हारने की वजह से फ्लोरिडा डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ से चला गया और रिपब्लिकन्स के पास चला गया। इस वजह से जॉर्ज बुश बने प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति बने। और जॉर्ज बुश जब आए तो उन्होंने फिर इराक पे हमला किया, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, उन्होंने फिर बहुत कुछ किया। तो कहते हैं कि अगर ये नाव ना डूबती जो क्यूबन रिफ्यूजीज की, तो फिर इराक में जो वॉर हुई वो भी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी घटना क्या क्या कर सकती है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। और एक होता है स्नोबॉल इफेक्ट। आप कभी एक बर्फ का गोला ले लीजिए और उसे नीचे फेंक दीजिए, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उस पे बर्फ पे और बर्फ जुड़ती जाएगी और वो बड़ा होता जाएगा। तो ये मतलब वही है कहने का कि एक छोटी सी चीज कैसे बड़ी बड़ी चीजें कर सकती है, उसको स्नोबॉल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी जैसे एक बर्फ का गोला ऊपर से गिरता है और फिर धीरे 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 बड़ा होता जाता है और फिर बहुत बड़ा हो जाता है और फिर जिसके ऊपर गिरे तो फिर वो वही जानता है जिसके ऊपर गिरेगा कि क्या होगा। यानी कि वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, बहुत ही डिजास्टर्स हो जाता है। इसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। और अभी मैं बात कर ही रहा था, इलेक्शन का रिजल्ट आया अभी अभी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो ये फर्स्ट पोस्ट नाम की वेबसाइट है, उस पर ये एक न्यूज आर्टिकल आया और वो ये था, इन सैफरन सुनामी उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स फॉल लाइक 9 पिंस। यानी कि जो सैफरन मतलब केसरिया, अब जो भगवा रंग होता है, केसरिया रंग होता है, तो उत्तर प्रदेश पूरा उसी से ढक गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में 325 में गलत नहीं हो तो सीट भाजपा ने जीती है। तो ये हेडलाइन क्या बताता है कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो कैसे गिरे, 9 पिन की तरह गिर गए। कहने का मतलब 9 पिन की तरह गिर जाना मतलब बुरी तरह से गिर गए। जैसे एक गेम होता है बॉलिंग, आपने खेला होगा, बॉलिंग में आप एक एक इस तरह से आप लगा देते हैं 10, इनको मैं जानता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, 10 ये होते हैं, आप इनमें एक बॉल फेंकते हैं और फिर आप इनको गिरा देते हैं। तो इसी तरह का एक पुराना गेम होता था जिसको बोलते थे 9 पिन। तो उसमें ये 9 पिन आप खड़ी कर देते थे और एक गोला फेंक के आप सबको गिराना होता था। तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पहले जीत चुके एमएलए वगैरह जो हारे हैं इस बार बुरी तरह से, वो किसकी तरह गिर गए, 9 पिंस की तरह गिर गए। तो ये जो बॉल है ये फेंकी और एक तरह से सारे गिर गए। यानी जब बहुत बड़ी संख्या में आपकी हार होती है उसे बोलते हैं टू गो डाउन या फॉल लाइक 9 पिंस। फॉल लाइक हम पुरानी इंग्लिश में यूज करते थे, गो डाउन लाइक 9 पिंस हम नई इंग्लिश में यूज करते हैं। तो इस तरह से जब न्यूज पढ़े आप तो ये देख लीजिए करिए कि क्या वोकेबुलरी आप नहीं समझ पाते और फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये था वोकेबुलरी हिंदी इस हफ्ते का, पिछले 2 हफ्ते का इनफैक्ट। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी वोकैब के वीडियो लेकर आऊं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि अमोक या रैम्पेज का मतलब क्या होता है, अमोक या रैम्पेज, और उसका एक सेंटेंस भी बनाना है। मैं खुद करेक्ट करूंगा अगर सही नहीं हुआ, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। अमोक, रैम्पेज या बर्सर्क, ये 3 शब्द आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।